हेलो एवरीवन। तो भाई सबका स्वागत है आपकी अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। तो भाई आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल केल्विन और मेरा नाम है भरत भूषण। तो भाई हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल के एग्जाम और टेस्ट में आपको दिलाएंगे फुल मार्क्स। और भाई क्वेश्चन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो लोग नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो रहे हैं। तो भाई आप लोग भी कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि भाई जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट होंगे स्ट्रांग और क्वेश्चन करने की एबिलिटी उतनी ही आपकी बनेगी। तो भाई क्वेश्चन अगर आपको करने हैं पेपर में तो उसके लिए प्रैक्टिस करना ही एक सॉल्यूशन है, पढ़ के जो है वो नहीं हो सकता, आपको करना पड़ेगा। तो साथ में कॉपी पेन आप निकाल लीजिए। हम लोग कर रहे हैं वर्क एनर्जी पावर की, ये जो है वीडियो नंबर 6 है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पार्ट बी। पार्ट ए आपने देखा होगा, उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। अब हम पार्ट बी कर रहे हैं जिसमें और कुछ क्वेश्चन है जो अलग अलग वेराइटी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो हैं जो पूछे जाते हैं यूजुअली स्कूल्स में एग्जाम्स में, वो हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं। तो उनको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो भाई सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए और हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ को। तो आज की जर्नी यहां से करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो भाई एक फ्यूजन रिएक्शन दी हुई है, इसमें बताया कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, ये आपको निकालना है। ये जो टॉपिक है ये वैसे तो 12th क्लास में आपके आता है, जब आप एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो वहां पे आता है, लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पे भी हमें देखना है कैलकुलेशन हमें कैसे कैसे करनी है। तो बिल्कुल बेसिक है, फंडामेंटल चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो ये रिएक्शन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये जुड़ के जो है हीलियम बना रहे हैं और एक न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो ये एक तरह की फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। तो फ्यूजन होती है इसमें टूटता है, जैसे यूरेनियम टूटता है, एक होता है फ्यूजन जिसमें जुड़ता है। तो यहाँ पे जुड़ रहा है, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। तो लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। अब यहाँ पे मास दिया हुआ है, हाइड्रोजन का मास, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, हीलियम का और न्यूट्रॉन का मास भी दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये यू में दिया हुआ है, यूनिफाइड मास, आप समझते होंगे, पहले से एएमयू बोलते थे, अब इसे यू बोलते हैं। और हमें दिया है कि एक यू कितना किलोग्राम होता है, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि एक यू कितना किलोग्राम होता है। तो आपको बताना है इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी और आंसर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है हम आगे देखेंगे, अभी पहले हमें देखते हैं कि हम कैसे इसमें निकालेंगे, क्या अप्रोच रहेगी। देखो क्या होता है, जब ऐसी रिएक्शन जब भी होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मास होता है रिएक्टेंट का वो कम हो जाता है। जब प्रोडक्ट बनता है तो मास क्या होता है, कम हो जाता है। तो हमारा मास जो होता है वो कम हो जाता है। तो मान लो रिएक्टेंट का मास आपका M1 है और प्रोडक्ट का मास M2 है, तो आपका मास M2 जो होता है वो जो है M1 से कम आता है। तो आपका मास कहां गया, वो एनर्जी की फॉर्म में लॉस हुआ। कितना मास लॉस हुआ हमारा, अगर हम मास देखें तो कितना लॉस हुआ, तो मास हमारा जो लॉस हुआ उसको डेल्टा एम बोलते हैं हम लोग। डेल्टा एम हमारा होगा M1 माइनस M2। भाई M1 ज्यादा था, M2 कम था, तो इतना मास हमारा कम हो गया, ये एनर्जी की फॉर्म में लॉस हो गया। तो इससे कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, तो आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी कि इससे हमें जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसका स्क्वायर को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी मास यहाँ पे आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने मास को किलोग्राम में लिया, सी को मीटर पर सेकंड में लिया, तो आंसर जूल में आएगा। तो हम ट्राई करेंगे इसमें पहले जूल में आंसर निकालें और फिर जो उसने पूछा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन होता है। तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। तो हमें क्या निकालना है, पहले डेल्टा एम निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो डेल्टा एम जो होगा यहाँ पे रिएक्शन आपकी देखेंगे तो 2H प्लस 1 2H बन रहा है आपका 2 3 हीलियम प्लस 0 1 न्यूट्रॉन। अब इसका मास अगर मैं निकालू डेल्टा एम, तो डेल्टा एम मुझे लिखना पड़ेगा पहले इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द प्रोडक्ट, सॉरी मास ऑफ द रिएक्टेंट। मैंने वहां पे लग रहा था गलत तो लिख दिया, सही लिखा वहां पे भी, रिएक्टेंट। तो पहले मास ऑफ द रिएक्टेंट लेंगे। मास ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगा, इन दोनों का मास लेंगे तो 2 इंटू, ये दोनों तो सेम है, कितना मास है इनका 2.014 यू 141। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो पॉइंट भी दिए हुए हैं ना, आपको पॉइंट भी लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो मास का डिफेक्ट आएगा, जो डेल्टा एम, इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं, ये जो आएगा ये बहुत पॉइंट में आएगा। तो ये पॉइंट जरूरी है कि आप पॉइंट लिखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में आएगी। तो ये हमारा ये आया, इस दोनों का मास आ गया। इससे हमें माइनस करना है प्रोडक्ट का मास। प्रोडक्ट का मास क्या है, हीलियम का मास। हीलियम का मास कितना दिया हुआ है भाई, 3.0160, ये हीलियम का मास है। और प्लस हमें न्यूट्रॉन का मास भी ऐड करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन का मास है 1.0087। तो भाई ये सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। न्यूक्लियर एटॉमिक फिजिक्स में बहुत कैलकुलेशन होती है ऐसी। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 और ये 4 आ जाएगा, 4.028 आया। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो
डेसिमल प्लेस 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 7 और 7 जीरो करेंगे तो 7 आएगा, 8 और 6 14, हासिल 1, 1 और 1 2, उसके बाद 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, 3 और 1 4, 4.0247 और ये आया 28। इसको माइनस करना है, यानी 282 से 247 माइनस करना है बेसिकली। 12 में से 7 गए 5, 7 में से 4 गए 3, तो ये जो आ रहा है 35 आ रहा है। तो कहां पे आएगा ये तो 0 हो जाएगा, 0, ये भी 0 आएगा, ये 35 आएगा। तो इतना U जो है मास डिफेक्ट हमारा आ रहा है। तो इतना मास लॉस हो रहा है जब एक एक न्यूक्लियाई रिएक्ट कर रहे हैं, एक एक न्यूक्लियाई इसके रिएक्ट कर रहे हैं, तो 2 न्यूक्लियाई ये हैं, ये रिएक्ट करके जब ये बना रहे हैं तो इतना जो है मास का डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, एक रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो हम यहां से निकालेंगे। तो ये हम निकालते हैं, तो उसको निकालने के लिए पहले हम ऐड कर दे स्लाइड। यस, तो हमें एनर्जी निकालनी है डेल्टा एम सी स्क्वायर। अच्छा, ये जो यू आया है ना, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको ऐसा यूनिट में करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक यू जो होता है इतना किलोग्राम होता है। तो ये कितना हो गया, 0.0035 इंटू 1.661 10 टू पावर -27 kg, क्योंकि एक यू इतना है तो इतना यू इतना केजी होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 35 की मल्टीप्लाई 1.661 से ये भी करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, फिजिक्स ली है तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। 5 के 30 हासिल 3, 5 कम 5, 5 के 30 हासिल 3, 5 के 30 और 3 33 हासिल 3, 5 का 5 और 3 8। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 3 के 18 हासिल 1, 3 के 18 19 हासिल 1, 3 कम 3 और 1 4, 5 ये आ गया, 3 ये आ गया, 8 और 3 11, 9 9 18 हासिल 1 और ये 5 हुआ है ना। यहाँ पे कर देते हैं, तो ये कितना आया था 5 3 और ये 1 आया था, ये 1 था, है ना। और कितने का डेसिमल लगेगा 3 के बाद, तो ये हो गया 58.135, 58.135 आ रहा है, 58.135 इंटू 10 टू पावर -27 किलोग्राम। तो इतना जो है मास डिफेक्ट आ रहा है जब एक जो है फ्यूजन हो रहा है। आप बोलोगे बहुत कम आ रहा है, तो भाई अभी एक रिएक्शन है ऐसी, आपको पता है ना, एक अवोगाड्रो नंबर में कितने वो होते हैं। अगर मान लो मैं एक मोल ले लूं, कितने सारे न्यूक्लियस होंगे, कितनी सारी रिएक्शन होंगी, तो बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होगी, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन का है केवल, ठीक है। तो हमें इसको जो है एम सी स्क्वायर लगाना है, यहाँ पे एनर्जी निकालनी है, तो ई हमारी होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे ई इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम कितना था हमारा, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी लिख देते हैं पहले यहाँ पे, सी आएगा 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। डेल्टा एम कितना आया था, डेल्टा एम हमारा आया था 58.135 10 की पावर -27, 58.135 10 की पावर -27। तो भाई ये आया टोटल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 16, 58.135 10 की पावर -27, ये हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 3 27 4 31 हासिल 3, 9 कम 9 और 3 12 हासिल 1, 9 8 72, 9 8 72 और 1 73, 3 हासिल 7, 9 पंजे 45 और 7 52, यही आएगा मेरे ख्याल से। 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 3 27 4 31 हासिल 3, 9 कम 9 और 3 12, 2 हासिल 1, 9 8 72 और 1 73 हासिल 7, 9 पंजे 45 7 52, ये आया। 3 के बाद डेसिमल तो 52.3215, ठीक है, ये आया। इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू पावर -27 है, 16 गया तो 11 बचेगा। तो इसको लगभग हम 52 लिख सकते 32 है ना, 52.32 कर दो, ठीक है। 10 टू पावर -11 जूल, ये जूल में आया। अब हमें क्या करना है, इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आप वैसे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कैसे आती है ये, लेकिन ये वैल्यू जो आती है वो आती है 1.6 10 टू पावर -19 जूल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, सॉरी चार्ज होता है, उसके बराबर आती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी एनर्जी होती है जूल में। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होगी, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 मेगा मतलब होगा 10 टू पावर 6। आपने पढ़ा होगा ना, मेगा पावर पढ़ेंगे, गीगा मेगा किलो, तो मेगा मतलब होगा 10 टू पावर +6। तो यहाँ पे +6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी एनर्जी आ जाएगी, विच इज इक्वल टू 1.6 10 टू पावर -13 जूल। तो भाई ये इतना होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें तो जूल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा 1/1.6 10 टू पावर -13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल इतना होगा, तो इतना जूल कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 52.32 10 टू पावर -11 मल्टीप्लाई बाय 1 जूल इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इतने जूल इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप क्लियर हो रहा है, -13 था सॉरी, ठीक है, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे
सॉल्व करेंगे तो भाई ये आपका ये तो ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 2 हो जाएगा, 11 और 2 13, मैंने 11 में प्लस 13 ऐड हो जाएगा। अब डिवाइड करना है आपको 52.32 से 1.6, बस ये रह गई कैलकुलेशन, ट्राई करते हैं। तो ये हो गया आपका 52 32, इसको कर देंगे 160, तो 160 में से हमें ये घटाना है, तो ये 160 से अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 3 बार करूंगा तो 3 और 448, हाँ तो आ जाएगा, 3 बार करेंगे तो 16 3 48, तो ये आपका आ गया 13, 3 में से 0 गया ये, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। फिर आएगा ये, फिर दोबारा करूंगा 3 से तो नहीं जाएगा ये, फिर जाएगा 2 से, तो 32 करेंगे तो कितना आएगा 360, 360 करेंगे तो ये 2 आ गया, 13 में से 7 6 गए तो 7 आ गया, फिर 0 लग जाएगा, यहाँ पॉइंट लगेगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे अब की बार तो हमें जो है यहाँ पे आया था 3 बार में, 4 बार में करके देखते हैं। 0 4 छिके 24 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 60 और 2 80, 800 हो गया, इस बार और ज्यादा आ गई वैल्यू। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो डायरेक्ट आ जाएगा मेरे ख्याल से, 5 करेंगे, 5 के 30 हासिल 3, 5 एकम 5 और 3 8, क्या बात है भाई, पूरा पूरा कट गया। ऐसा होता नहीं है क्वेश्चन में यूजुअली, बाई चांस हो गया है, हालांकि हमने यहाँ अप्रोक्सीमेशन भी किया है थोड़ा सा, पर ठीक है। तो हमारा वैल्यू आया 32.45 इंटू 10⁻², मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर आप बोल सकते हो कि 3245 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया है। तो आई होप समझ में आया होगा सबको। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने यहाँ पे पहले जो है मास डिफेक्ट निकाला है, और उसके बाद डेल्टा एमसी स्क्वायर यूज करके एनर्जी निकाली है जूल में, और फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन यूज करके हमने जो है इसको और जो पूछा गया है उसमें निकाला है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है यहाँ पे, हमने कुछ गलती कर दी क्या, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है आंसर में, हमने कहीं पे गलती कर दी, मतलब हमारा ये तो सही है। यहाँ पे अगर आ रहा है हमारा 10⁻³ फालतू आ रहा है, कहीं पे देखते हैं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक करते हैं दोबारा से। 27 था यहाँ पे, ओके एक बार इसको देख लेते हैं डेल्टा एम कितना आ रहा है इन लोगों का। डेल्टा एम इनका आ रहा है 0.0035, 0.0035, हमारा कितना आया था डेल्टा एम 0.0035, हमारा कितना आया था, कितना आया था, कितना आया था 0035 आया था, सही है, ये तो सही है। फिर हमने मल्टीप्लाई की इसकी, तो हमारा आया किलोग्राम में इतना आया, और फिर हमारा जूल में एनर्जी आई इतनी, ठीक है। तो इनकी एनर्जी कुछ लिखा है यहाँ पे जूल में, इन्होंने तो सीधा निकाल दिया एक बार में, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कैलकुलेशन कहाँ पे गलती है। तो हमारा यहाँ तक तो सही है, ठीक है, यहाँ तक हमारा सही है। अब यहाँ पे देखते हैं हमने कोई गलती तो नहीं की, हाँ ये गलती कर तो रखी है यार, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इतनी बड़ी वैल्यू तो आएगी नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो मल्टीप्लाई की थी यहाँ पे की थी, तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये 0 था ये, है ना, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे जो डेसिमल लगना था मैंने 3 के बाद लगाया, एक्चुअली डेसिमल जो है 3 और 4 7 के बाद लगना चाहिए था, 7 के बाद, यानी कि ये जो वैल्यू आनी चाहिए थी ये यहाँ पे मैंने 3 के बाद तो लगा दिया था, 10⁻⁻4 ये भी आएगा, इसकी वजह से 10⁻⁻4 भी आएगा एक, है ना। तो यहाँ पे 10⁻⁻4 एक फालतू आना चाहिए था क्योंकि 0.0035 था। आई होप अब सही है हमारा, ठीक है। तो 10⁻⁻4 आ जाएगा, तब ये 35 बनेगा जाके, हमने 35 से मल्टीप्लाई किया ना, एक्चुअली हमने 35 से मल्टीप्लाई कर दिया, 35 से इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आया, तो 35 बनाने के लिए इसको 10⁻⁻4 को अलग करना पड़ेगा, तो ये 10⁻⁻4 फालतू आ गया। ओके अब देखते हैं आगे, तो -4 जो आया है वो यहाँ पे भी आ जाएगा -4 फालतू, और यहाँ पे भी जो है -4 आ जाएगा फालतू, तो यहाँ पे भी -4 फालतू आएगा, तो यहाँ पे भी आपका 15 हो जाएगा ये, फिर ये 15 है यहाँ पे, 13 से डिवाइड करोगे तो 10⁻⁻2 आ जाएगा इस बार अब ये, तो कितना आया ये 32 पॉइंट इतना आया। अब इसको 10⁻⁻2 करोगे तो 0.32 आ रहा है हमारा, 0.324, इनका आंसर कितना आ रहा है 3.27। ओ माय गॉड, एक और जीरो का कहीं लोचा है, एक और लोचा है कहीं ना कहीं, यानी लेट अस सी। हमारा जो आंसर आया था यहाँ पे ये तो सही है, 58 पॉइंट, ये 10 की पावर, ठीक है, या तो ठीक है 58.135 10 की पावर -27, 10 की पावर -4, ये किया हमने 58.135 10 की पावर -27, 9 इंटू 10 की पावर 8, 9 लिया हमने यहाँ पे, अच्छे 9 गायब हो गया, मुझे लग रहा है हमने 9 खा गए हम। ओहो ये भी लोचा है यहाँ पे, 9 नहीं लिया हमने, ये 9 लिया आपने क्या, 9 9 9 9 9 9 नहीं लिया, तो 9 भी लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 58 पॉइंट, ये तो ये आ गया था यहाँ पे 58.135 की 9 से मल्टीप्लाई नहीं की हमने, ओके
हमने क्या किया यहाँ पे 10 की पावर -11 तो इन दोनों से आ गया होगा, इन दोनों से किया 10 की पावर -11 आ गया, 10 की पावर -4 ये आ गया, और अब ये बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है 58 की मल्टीप्लाई 9 से करनी थी हमें, हमने की थी मल्टीप्लाई 58 की 9 से, 9 पंजे 45 हासिल 4 की तो थी, लेकिन हमने यहाँ पे डेसिमल गलत लगा दिया। डेसिमल हमें 3 के बाद लगाना था, तो 523 आना चाहिए था यहाँ पे। 3 के बाद डेसिमल लगेगा, 523 आएगा, तो ये भी 523 हो जाएगा, ये भी 523 हो जाएगा, और यहाँ पे भी फिर ये 324 आएगा। और अब आप सॉल्व करोगे तो ये 3.245 आएगा आपका, 3.245 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है सोच समझ करनी पड़ती है, काफी ज्यादा इसमें मिस्टेक हो जाती है ना, तो काफी जो है आपको आराम से करनी पड़ेगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। बेसिकली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जो कन्वर्ट करने वाला कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, और मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं, वो कैसे होता है, वो क्लियर होना चाहिए। तो वो आपको अगर क्लियर है तो कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बॉब ऑफ मास 0.3 kg फॉल फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर। एक लिफ्ट में एक बॉब है जो कि नीचे गिरता है, फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर मूविंग डाउन विद स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड। ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, उसमें नीचे गिरता है। इट हिट द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, तो हमें फ्लोर को हिट कर रहा है, और इसकी लेंथ कितनी है एलिवेटर की, 3 मीटर, 3 मीटर से गिर के हिट कर रहा है, और ये डज नॉट रिबाउंड, मतलब उसमें चिपक गया। तो आपको बताना है हीट प्रोड्यूस बाय द इंपैक्ट, कितनी हीट इसमें प्रोड्यूस होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो भाई ये नीचे जब गिरेगा तो आपको इसकी वेलोसिटी मालूम होनी चाहिए। आपको क्या मालूम होनी चाहिए, इसकी वेलोसिटी। तो उससे हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। और देखो क्या होगा, जब नीचे गिरेगा तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और चिपक जाएगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इसकी खत्म हो जाएगी, तो वो एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी इसकी निकालेंगे कितनी होगी, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी इसकी, बॉब की। अब बॉब की वेलोसिटी जब निकालोगे तो कैसे निकालोगे, v जब निकालोगे कैसे निकालोगे, है ना, ये क्वेश्चन है कि v कैसे निकालोगे इसका। तो v जो है आपको क्या पता है, देखो यहाँ पे आपको पता है s। देखो हमें जो भी वेलोसिटी वगैरह निकालनी है हमें लिफ्ट के रिलेटिव में निकालनी है, लिफ्ट के रिलेटिव में निकालनी है, ठीक है। क्योंकि अगर लिफ्ट के रिलेटिव में टकराएगा तभी, मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, अब ये भी 10 की स्पीड से चल रहा है और लिफ्ट भी 10 की स्पीड से चल रही होती, तो फिर कोई हीट लिबरेट ही नहीं होती। हीट तो लिबरेट तब होगी जब इसकी स्पीड 11 हो जाए और ये जाके इसको हिट करे। तो ये इसको जो एक्चुअल वेलोसिटी से हिट कर रहा है लिफ्ट को, क्या होगी, वो 11 नहीं होगी, वो 1 होगी, क्योंकि इसकी 10 तो स्पीड लिफ्ट की है और इसकी स्पीड जो है 10 इसकी भी है मान लो, तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं, वो साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन अगर इसकी 11 हो गई तो ये 1 की स्पीड से मूव कर रहा है लिफ्ट के रिस्पेक्ट में। तो हमें जो भी यहाँ पे निकालना है वो रिलेटिव स्पीड निकालनी है, उससे हम फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, वो हमारे काम आएगी, वही हीट लिबरेट होगी, ठीक है। तो हमें इसकी जो स्पीड निकालनी है रिलेटिव निकालनी है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें v पता है, v निकालना है, सॉरी हमें u पता है, इसका u 0 है। अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये रुका हुआ है, वैसे तो ये मूव कर रहा है, लिफ्ट भी मूव कर रही है, बॉब भी मूव कर रहा है, लेकिन लिफ्ट के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिफ्ट में खड़ा होकर देखूं तो ये रुका हुआ है। तो इनिशियल स्पीड इसकी 0 है, और s हमें पता है, a हमें पता है, ये जब गिरेगा तो g की स्पीड से गिरेगा, 9.8 की स्पीड से गिरेगा, तो उसका एक्सेलरेशन हमें पता है। तो हम लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब u यहाँ पे 0 है, तो v स्क्वायर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा 2gs, g हमारा 9.8 है, s हमारा 3 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 9.8, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 × 48 हासिल 4, 9 × 54 और 4 58, 58.8 आ गया v स्क्वायर का वैल्यू। मैं v स्क्वायर ही छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ mv स्क्वायर आएगी, तो मुझे v स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसको छोड़ देता हूं। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, एनर्जी हमारी जो होगी इसकी क्या होगी, बॉब की हाफ mv स्क्वायर, यही आपकी रिलीज होगी हीट की फॉर्म में। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ m कितना है हमारा 0.3, और v स्क्वायर है 58.8, 58.8 हमारा v स्क्वायर का वैल्यू है, 58.8। इसको सॉल्व करना है, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 2 दूनी 4 और 2 नी में 18, 2 चौके 8, इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 चौके 12 हासिल 1, 3 में 27 तो 28 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, डेसिमल लगेगा 2 के बाद, तो 8 पॉइंट इतने जूल जो है हीट हमारी लिबरेट होगी। तो ये हमारी जो हीट है ये लिबरेट होगी, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ द हीट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वुड द आंसर बी डिफरेंट इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी। अगर लिफ्ट रुकी हुई होती तो क्या आंसर चेंज होता, क्या होता, बताओ, होता या नहीं होता, होता या नहीं होता, पॉज करके सोच लो। अगर लिफ्ट रुकी होती तो आप क्या लिखते, ये लिखते v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s लिखते, तब भी आपका v स्क्वायर यही आता, सॉल्व करके यही आता है ना। तो आपका जो v आता वो सेम आता उस केस में, क्योंकि u तो आपका 0 था, a आपका g होता, तो बिल्कुल सेम आता, कोई फर्क नहीं होता। फर्क बस ये होता उस केस में, मैंने यहाँ तो कोई आंसर में फर्क नहीं आता, लेकिन फर्क बस वैसे देखें तो ये फर्क होगा कि आपका जब बॉब गिरेगा तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी और फाइनल स्पीड ये आ गई आपकी, मैंने जो आएगी वो आप निकालोगे तो ये आ जाएगी। इस केस में जो इनिशियल स्पीड थी वो 7 होगी बॉब की, क्योंकि बॉब भी नीचे 7 से आ रहा है,
और फाइनल स्पीड जो आएगी एक्चुअली वो ये +7 आएगी, ये +7, लेकिन हमने क्योंकि लिफ्ट के रिस्पेक्ट में लिया था, हमने 7 को काउंट नहीं किया क्योंकि लिफ्ट भी 7 से मूव कर रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमने जो फाइनल स्पीड लिखी है वो केवल ये ली है। तो बस ये फर्क होगा दोनों में कि उसकी स्पीड जो होगी उस केस में थोड़ा कम होगी, इस केस में थोड़ा ज्यादा होगी, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल सकते हैं हम लोग, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में सेम होगी। तो आंसर हमारा दोनों केस में सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस में आंसर क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड हमारी सेम है। तो हमारा जो आंसर यहां पे आया है 8.82 जूल, हमारा क्या है 8.82 जूल सही है। और ये बोल रहा है आंसर विल नॉट चेंज इफ द एलिवेटर इज स्टेशनरी बिकॉज द रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एलिवेटर इज स्टिल 0। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो अभी भी जो है शुरू में 0 होगी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, टू स्प्रिंग ए एंड बी ऑफ कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट के एंड के बी आर गिवन। दो स्प्रिंग है के बी आपको दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रिंग मोर वर्क टू बी डन इफ दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट। तो आपने स्प्रिंग लिया और आपने इसमें ताकत लगाई खींचा, है ना, आपने जो करते ना जिम वाले का, जिम करूंगा मैं, जिम कर रहे हैं, स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, दोनों को आपने सेम अमाउंट में खींचा एक बार, और एक बार आपने दोनों में सेम फोर्स लगाया। तो आपको बताना है दोनों केसेस में कहां पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो केस 1 अगर हम लें तो केस 1 में क्या दिया उसने, केस ए बोले अगर, तो केस ए में क्या बोला उसने कि दे आर स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, दोनों में एक्स सेम है, x1 इक्वल टू x2 है। तो वर्क डन कितना होता है हमारा स्प्रिंग में, जो वर्क डन होगा कितना होगा, जितनी उसमें एनर्जी स्टोर होगी, और उसमें एनर्जी कितनी स्टोर होती है, अगर एक्स खींचूंगा तो कितनी होती है, हमने किया था पिछली वीडियोस में, एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एनर्जी के एक्स स्क्वायर होगी। तो वर्क डन जो होगा पहले केस में वो ये होगा, और दूसरे केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, के ए ले लेते हैं, और दूसरे केस में होगा हाफ के बी एक्स बी का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है ये एक्स ए और एक्स बी तो बराबर है, एक्स ए और एक्स बी तो बराबर है, से एक्स क्या लिखा है पहले केस में, दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट। तो मान लो एक्स है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी हाफ के बी इंटू एक्स स्क्वायर। तो भाई एक्स स्क्वायर सेम है, 2 सेम है, अब फर्क किससे पड़ेगा, बस के ए की वैल्यू और के बी की वैल्यू। तो वैल्यू ज्यादा किसकी है, के ए की ज्यादा है, क्योंकि के ए की वैल्यू ज्यादा है तो वर्क डन क्या होगा हमारा इस केस में ज्यादा होगा। तो के ए मोर देन के बी, एज के ए मोर देन के बी, दिस इंप्लाइज दैट डब्ल्यू ए इज मोर देन डब्ल्यू बी। इसको ए और बी कर लेते हैं। तो ए केस में हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी जिसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। अब दूसरे केस में देखते हैं क्या दूसरे केस में भी यही होगा या कुछ अलग होगा, देखते हैं क्या होता है। सेम फोर्स दोनों में लगाया, दोनों में क्या है, फोर्स सेम है, सेम फोर्स है, ओके, माना कि एफ फोर्स लगाया। अगर एफ फोर्स लगाया तो वो स्ट्रेच कितना करेगा, स्ट्रेच कितना करेगा, तो फोर्स क्या होता है आपका के एक्स होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल टू एफ बाई के, एस को हम एफ बाई के कर सकते हैं, ठीक है, दोनों केस में हो सकता है। तो अब क्या होगा, मतलब पहले केस में अगर हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू तो आएगी एफ बाई के ए, और दूसरे केस में आएगी एफ बाई के बी, एफ सेम है के अलग है। तो अगर हम वर्क डन निकालें ए केस में तो वो होता है हाफ के ए इंटू एक्स ए का स्क्वायर। अब यहां पे हम लिख सकते हैं हाफ के ए इंटू एक्स ए की जगह लिख सकते हैं एफ बाई के ए, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स को हटाना है, हमें एक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हमें के बारे में आइडिया, के किसका ज्यादा है किसका कम है, लेकिन एक्स के बारे में आइडिया नहीं है यहाँ पे, तो हम उसको हटा देते हैं। तो हमें लिख देते हैं हाफ, ये क्या आ जाएगा के ए इंटू एफ का स्क्वायर अपॉन में के ए का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हाफ एफ स्क्वायर अपॉन में के ए, एक पावर से ये उड़ जाएगा तो के बचेगा अपॉन में, तो ये अपॉन में आ रहा है। ऐसी अगर हम डब्ल्यू बी लिखेंगे तो सिमिलरली क्या आना चाहिए, वो ये आ जाएगा हाफ, एफ तो सेम है दोनों में तो एफ स्क्वायर अपॉन में के बी का स्क्वायर, के बी सॉरी केवल के बी आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इनवर्स में आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो जहां पे यहाँ पे जो है नीचे आ रहा है, यहाँ पे ऊपर आ रहा था ये के का वैल्यू है ना, तो यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो एफ सेम है 2 सेम है, केवल के से के बी से फर्क पड़ेगा। अब अगर के ज्यादा होगा, अगर के ज्यादा होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस केस में, अगर के हमारा ज्यादा है, यहाँ पे ए का ज्यादा दिया हुआ है, तो हमारा वर्क डन क्या होगा ए के केस में इस बार कम हो जाएगा, क्योंकि के ज्यादा है वो अपॉन में है, तो अपॉन में वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो वैल्यू कम हो जाती है। तो भाई ज्यादा वर्क कहां पे करना पड़ेगा हमें, इस केस में यहां पे करना पड़ेगा। तो जिम करते ना
थोड़ा दिमाग का भी जिम करना चाहिए साथ साथ में, ठीक है। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना वर्क किया, कितना आपने, क्या बोलते हैं जिम वाले, वर्कआउट किया इसको बोलते हैं ना, कितना आपने वो किया वो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आ गया जिम वालों के लिए। कैलकुलेट द वर्क डन टू स्ट्रेच ए स्प्रिंग फ्रॉम x टू kx। अगर आपको स्प्रिंग को x से kx खींचना है तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। तो भाई वर्क डन क्या करना पड़ेगा आपको, मतलब पहले मान लो स्प्रिंग x खींचा हुआ था आपने और खींचा, तो उसमें क्या होगा, पहले उसमें एनर्जी स्टोर होगी कुछ, जब वो x खींचा हुआ है तो इसमें एनर्जी को स्टोर रही होगी, फिर आपने उसको और ज्यादा खींच दिया तो एनर्जी और ज्यादा स्टोर होगी। तो पहले केस में क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है E1 वो होगी हाफ के एक्स का स्क्वायर, और दूसरे केस में एनर्जी क्या होगी, हाफ के इंटू यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 2x का स्क्वायर, क्योंकि अब जो स्ट्रेच है, अब जो इसमें एक्सपेंशन है वो 2x हो गया, यहां पे एक्सपेंशन लेते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि पहले स्प्रिंग x खींचा हुआ था अब x और खींचा, तो यहां पे क्या लेते हैं हम लोग, 2x लेते हैं, x लेते हैं। उसने बोला कि स्प्रिंग में पहले एक्सटेंशन x था अब x और खींच दिया, तो कितना लेंगे यहां पे भाई, वहां पे क्या लेंगे, तब भी वहां पे 2x लेंगे, 2x x नहीं लेंगे, 2x लेंगे, क्योंकि हमें यहां पे स्ट्रेच लिखना होता है कि उसमें स्ट्रेच अब कितना है, चाहे वो पहले था या अब आ गया, मतलब अब कितना है। अगर मान लो पहले x था अब आपने 3x और कर दिया तो 4x हो गया, तो 4x रखेंगे यहाँ पे, जो भी उसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन है वो हमें यहाँ पे लिखना होता है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया ही हुआ था कि 2x है, अब x से 2x गए तो कितना हो गया, हाफ के इंटू 4x स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2kx स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपका हाफ के एक्स स्क्वायर है। अब अगर मैं एनर्जी का वर्क डन निकालूं तो वर्क डन क्या होगा, जो हमने नई वाली एनर्जी की माइनस इनिशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होगा ये वर्क डन होगा। या फिर हम ये मान सकते हैं, अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया तो मान लो कि इनिशियल एनर्जी E1 थी, आपने कुछ वर्क किया तो अब नई वाली एनर्जी उसमें जुड़ के क्या हो गई, इसमें वर्क जुड़ के क्या हो गया, E2 हो गया, तो वर्क डन क्या आया, E2 माइनस E1। तो यहां से भी यही आया, ठीक है। तो या तो ये मान लो या ये मान लो, ऐसे कर लो। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी हमारा वर्क डन है वो कितना हो गया, 2kx स्क्वायर माइनस में हाफ kx स्क्वायर, kx स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस हाफ, यानी कि 2 दूनी 4 में से गया 3/2, तो 3/2 kx स्क्वायर इज द वर्क डन इन दिस केस। तो उसमें वर्क डन कितना हो जाएगा, 3/2 kx स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके अगला क्वेश्चन है हमारा, स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, हाउ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच हाफ अफेक्टेड। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा दोनों हाफ का। तो मान लो एक स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, अब मैंने इसको काट दिया दो पार्ट में, तो अब आपको बताना इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा। दोनों का सेम होगा, ये तो लॉजिकली, ये तो लॉजिक वाली बात है ना, तो सेम होगा दोनों का, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो सेम होगा, ठीक है। तो हमें बताना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। ओके अब यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट k होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ के होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ के। तो अगर आपने लेंथ को L/2 कर दिया तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा भाई, हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, अगर इसको L/2 कर देंगे तो डबल हो जाएगा, यानी 2k हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम उसको हाफ कर देंगे तो k डैश कितना होगा हमारा, k डैश विल बी 2k। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके आगे मूव करते हैं। तो इसमें केवल पूछा था कि क्या होगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये होगा 2k होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, Vx इक्वल टू दिस वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ ऑसिलेशन, k इज दिस, ग्राफ ऑफ x इज शोन इन द फिगर, फिगर कहां गया, फिगर नहीं यहाँ पे। शो दैट द पार्टिकल ऑफ द टोटल एनर्जी 1 जूल मूविंग अंडर दिस पोटेंशियल एनर्जी टर्न बैक व्हेन इट रीचेस टू x इक्वल टू +-2। कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है दिखने में, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार ध्यान से, एक दो बार पढ़ोगे, बहुत आसान है, दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ग्राफ में आपको दिखाता हूँ, ग्राफ कहाँ है इसका, ये ग्राफ है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ ग्राफ, ऐसा ग्राफ है, ये एनर्जी ऐसे मूव कर रही है आपकी, ठीक है। तो ये जो है ग्राफ कुछ ऐसा है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी ऐसे है, ठीक है। और आपको ये बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय Vx इक्वल टू kx स्क्वायर। ये ग्राफ दे रखा है, ये पैराबोला का ग्राफ है। अब मैथ्स वालों को पता होगा कि ऐसा ग्राफ बनता है जब ऐसी इक्वेशन होती है, तो ठीक है। वेयर k इज द फोर्स कांस्टेंट, तो ये ग्राफ है, k आपका दिया हुआ है 0.5 और ये ग्राफ आपका दिया हुआ है। अब आपको क्या बताना है कि पार्टिकल की टोटल एनर्जी अगर 1 जूल है, इफ सो दैट अ पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी 1 जूल, अगर 1 जूल का पार्टिकल है और ये इस पोटेंशियल में चल रहा है
टोटल एनर्जी इसकी ये है और ये ऐसे चल रहा है, तो ये x इक्वल टू +2 और -2 से वापिस आ जाएगा, मतलब इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, समझ में नहीं आ रहा, कुछ सोचते हैं। चलो, इसने बोला कि टोटल एनर्जी इज 1 जूल। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी क्यों बोल रहा है? टोटल एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी होगी पार्टिकल में, कौन सी एनर्जी होगी, आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी होगी? अगर पार्टिकल इसमें है कौन कौन सी एनर्जी होगी? एक तो आपको लिख के रखा है यहाँ पे तुमने, दूसरी कौन सी होगी एनर्जी जो होगी यहाँ पे? एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी और दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी पार्टिकल मूव कर रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी जो है इसका सम क्या है? 1 जूल। 1 जूल इसका सम है, ये मूव कर रहा है, इसकी एनर्जी जो है 1 जूल है। ठीक है, और एक एनर्जी कंजर्व रहेगी, इसलिए बार बार ऐसे मूव कर रहा होगा। ओके, अब ये एनर्जी 1 जूल है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि पार्टिकल जो है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ½ kx² + ½ mv² इज 1 जूल। तो जब आपका ये वैल्यू ज्यादा होगी तो ये कम हो जाएगी, ये ज्यादा होगी तो ये कम हो जाएगी, दोनों का सम कांस्टेंट रखना है क्योंकि, तो ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, ओके, अब जो है ये पार्टिकल जब मूव करेगा तो यहां पे क्या होगा? देखो x की वैल्यू यहां पे बढ़ रही है, x की वैल्यू बढ़ेगी तो v घटेगा, तो v घटते घटते क्या होगा? फाइनली 0 हो जाएगा, और फिर क्या होगा? पार्टिकल वहां से वापस आना शुरू हो जाएगा, वेलोसिटी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। तो पार्टिकल यहां तक जाएगा, इसकी वेलोसिटी कहीं 0 होगी और फिर ये वापस आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि x 0 हो जाएगा तो ये एनर्जी कम हो जाएगी, ये ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आगे जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ोगे कि यहाँ पे जो एनर्जी होती है हमारी मैक्सिमम होती है, मीन पोजीशन बोलते हैं इसको, और एक्सट्रीम पे 0 होती है काइनेटिक, और पोटेंशियल हमारी मैक्सिमम होती है। ठीक है, खैर एनीवे, अब इसको उसमें जरूरत नहीं, उसमें मत जाओ, बस ये सोचो यहाँ पे कि अगर मेरा यहाँ पे ये x बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा? कभी ना कभी kx² की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, जैसे ये 1 होगी तो ये 0 हो जाएगी और आपका काम खत्म है ना। फिर आपका क्या होगा? पार्टिकल आगे नहीं जाएगा। तो यानी पार्टिकल जहां तक जाएगा, माने आपको अगर ये x निकालना है तो आपको यहाँ पे v को अगर मैं 0 पुट कर दूं इस इक्वेशन में तो शायद मेरा x आ जाएगा। ट्राई करते हैं, v को 0 पुट करते हैं फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम आता है ना नाटक, एक्सट्रीम इंजीनियरिंग, एक्सट्रीम ये एक्सट्रीम वो, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन v इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ½ kx² इज इक्वल टू 1 जूल, और k का वैल्यू आपको दिया हुआ था 0.5, तो k का वैल्यू आप पुट कर लेते हैं 0.5। दिस इंप्लाइज दैट 0.5 अपॉन में 2 x² इक्वल टू 1, तो ये 0.5 का मतलब होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/4 x² इक्वल टू 1, और दिस इंप्लाइज दैट x² इक्वल टू 4, एंड दिस इंप्लाइज दैट x² इक्वल टू 4 से क्या आया? x इक्वल टू √4 यानी +-4, तो यह आ जाएगा 2 +-2, तो यानी कि जो वेलोसिटी 0 होगी वो +2 पे 0 होगी और -2 पे 0 होगी, तो पार्टिकल इससे आगे नहीं जाएगा, तो पार्टिकल वहीं पे आके रुक जाएगा, उसकी स्पीड 0 हो जाएगी और फिर वो वापस आ जाएगा। ठीक है, देखो इससे आगे नहीं जा सकता, अगर इससे आगे जाएगा तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? इससे आगे जाएगा तो क्या होगा कि x² की वैल्यू अभी जो है 1, ये आपकी 1 जूल आ चुकी है ऑलरेडी, भाई ये मिला के 1 जूल ली है ना आपने, तो x इक्वल टू 2 पे 1 जूल है, अगर आप x और ज्यादा करोगे तो वैल्यू और ज्यादा आ जाएगी, और मान लो वेलोसिटी भी है उसके आगे तो और वैल्यू 1 से भी ज्यादा, पहले यही है फिर ये और ऐड हो जाएगा। देखो ये चीज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी। अब ऑलरेडी ये वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई और उसमें और पॉजिटिव आपने ऐड किया तो और ज्यादा हो गया, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे रुक जाता है और फिर वापिस आ जाता है, यानी कि x इक्वल टू +-2 से वापिस आ जाएगा। तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था, दिमाग चलाने के लिए, आपके एसएचएम के लिए बैकग्राउंड बना रहा है आपका। ठीक है, तो भाई हमने क्वेश्चन ये भी कर लिया है। तो भाई इस तरीके से हमने जो है डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी और डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने ले आए हैं। आई होप आपका दिमाग काफी खुला होगा, क्वेश्चन करने में आपको आसानी हुई होगी। भाई कमेंट में लिख के बताना कितना आपको फायदा हुआ वीडियो से, अगर हुआ है तो। और भाई हम मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। बाकी जो वीडियो इसके पीछे की वो देखने के लिए आप लोग जो है आई बटन पे या प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।